पहली बार लाइफ में बॉम्बे में मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई थी, बहुत डर लगा था बिकॉज हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें हुई है दैट इज ये मरीन ड्राइव में हम लोग ड्राइव करने जाते थे। वी वर 4 फ्रेंड्स। यहाँ पे एक हैंगिंग गार्डन है, यहाँ पे बहुत हॉन्टेड चीजें होती है एंड वी आर चैलेंजिंग द स्पिरिट्स। तो सडनली मेरे फ्रेंड ने क्या किया ना, उसने सिक्का निकाला अपनी जेब से। मैं ऐसे ना सिक्का ऊपर करके फेंकता हूँ नीचे एंड देन हम देख रहे हैं सिक्का गिर गया, कुछ तो हो नहीं रहा एंड सडनली एक हमारे साथ एसो स्पेस में भी बहुत खतरनाक किस्सा हुआ था। There was this contestant, he felt something. He started making different noises and वो ना बहुत अजीब सा बिहेव करने लग गए थे और उन्होंने मतलब छुड़वाने में he scratched one of the girls there and वो ऐसे हो गए थे। So that night we felt very strong negative energies around. खतरों के खिलाड़ी का भी शूट करी थी ना, तो उसमें एवरी डे जब हम उठते थे वो भी कोई एक हॉन्टेड हॉरर स्टोरी से कम नहीं था मेरा वो जर्नी। और उसी टाइम पे हम लोग बैठ के लेट्स कॉल इविल स्पिरिट्स, इफ देयर आर इविल स्पिरिट्स वी वांट टू टॉक टू यू। और दूसरे ब्लॉक में जोर जोर से आवाजें आ रही हैं ऑफ दिस पर्सन ही गॉट पोजेस्ड। कि हम लोग ट्रैकिंग पे गए थे गौमुख में, रात में एक जगह पे हमारा कैंप लगा था। तो सडनली रात को क्या हुआ ना, बहुत जोर से आवाज आई। क्या हुआ था, उस लड़के के अंदर किसी तो एंटिटी ने प्रवेश कर लिया था और वो इतना पावरफुल हो गया था, उसने 3 टीचर्स को लिटरली ऐसे करके फेंक दिया। कभी गए हो आ रहे ऐसे एक्सप्लोर करने? वहाँ पे कुछ तो एनर्जी है। तो दोस्तों, अक्सर हमने हॉरर फिल्मों में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को हमें डरते या डराते हुए देखा है। बट आज हमारे साथ जो शख्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली दी विक्रम भट्ट के साथ एक फिल्म की, इसका नाम है हॉन्टेड 3D। आज तो हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है चेतना पांडे। थैंक यू सो मच चेतना पांडे फॉर कमिंग टू आवर शो। रहस्यमय अनफोल्डेड, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप ये मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है, फाइनली फिल्म 2.5 साल के बाद ऑन फ्लोर हो गई, थिएटर में पहुंच गई, लोगों के पास काफ़ी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं। हाउ डज इट फील? और स्पेशली अगर विक्रम भट्ट सर के साथ आपने जब काम किया, वो फीलिंग कैसी थी? आई थिंक मुझे याद है, मैं विक्रम सर की फिल्म्स देखती आ रही हूँ बचपन से, जब हॉन्टेड का पहला पार्ट आया था 15 साल पहले। करेक्ट। एंड आई थिंक ही इज़ वन पर्सन, उन्होंने हमारे इंडस्ट्री में कल्ट हॉरर फिल्म्स दी हैं। अगर हॉरर फिल्म्स का नाम आता है तो विक्रम सर का नाम आता ही आता है। एंड मुझे हमेशा से अगर कभी कोई हॉरर फिल्म करनी थी तो उन्हीं के साथ करनी थी। मैंने उनकी राज देखी है, मैंने हॉन्टेड देखी है। सो बट उस समय मुझे बहुत डर लगता था। सो मैं खुद एक ऑडियंस थी, तो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से जब मैं वो सीन्स देखती थी, जब मैं देखती थी कि यार ये लोग इतने खतरनाक सीन्स कर रहे हैं, और तब मुझे 100% बिलीव था कि ये सुपर पावर्स होती हैं, भूत होते हैं। बिकॉज 15 साल पहले तो मैं जब आहट देखती थी तो भी मैं बहुत डरती थी, अपने पापा के पीछे छुप जाती थी। सो आई रिमेम्बर डर का मेरे साथ बहुत एक गहरा रिश्ता रहा है बचपन से। मैं हमेशा एक डरपोक बच्ची रही हूँ और अभी भी मुझे जब भी मौका मिले डर लग ही जाता है। सो मैं डरपोक Okay. रही हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को बोलने में। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि ये लोग कैसे शूट करते होंगे, एक ऐसे अंधेरी जगह है, आपको इतने क्रेजी सीन्स करने हैं। तो मैं बहुत मतलब मुझे बहुत एक्साइट करता था जानना कि जब आप वो सेट पे होते हो तो आप क्या फील करते हो। लेकिन जब मैंने ये शूट किया तब मुझे समझ आया कि सिर्फ डर नहीं, सिर्फ इस चीज़ का डर नहीं कि देयर आर सुपरनैचुरल पावर्स, पर बहुत सारे और डर भी होते हैं कि आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप लोगों को डरा पाओगे कि नहीं डरा पाओगे। सो बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी होते हैं। बट आई वुड से हमारी जो फिल्म है उसने मतलब डिसाइड कर लिया था कि विक्रम सर इज ऑल्सो सेइंग दिस फिल्म रिफ्यूज टू डाई। बिकॉज 2.5 साल में इतना सब कुछ हुआ, शायद एक टाइम पे हमें लगा था हमारी फिल्म रिलीज भी नहीं होगी। एंड बहुत मेहनत लगी थी, मेरा तो एक तरह से डेब्यू, और मुझे इतने सालों के बाद एक मेरा सपना, सबसे बड़ा सपना, और मुझे लगा ये सपना भी चला जाएगा हाथ से अगर ये फिल्म नहीं रिलीज हुई। मुझे नहीं लगता मुझे लाइफ में दोबारा कभी मौका मिलेगा। सो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, लेकिन उसके बाद मैंने एक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे लगा था कि हमने एक अच्छी फ़िल्म बनाई है और दिल से बनाई है। विक्रम सर भी बहुत इमोशनली इस फ़िल्म से कनेक्टेड थे। सो आई थिंक हम सब के जो दिल जुड़े हुए थे ना इस फ़िल्म के साथ, कहीं न कहीं उस सब ने, वो हमारा जो बिलीव था इस फ़िल्म के लिए, वो सारी जो इमोशंस थे ना, उसने इस फ़िल्म को ज़िंदा रखा है। एंड फाइनली हम बॉक्स ऑफिस पे आए एंड रेस्ट इज़ बिकमिंग अ हिस्ट्री नाउ। जब मैंने विक्रम भट्ट सर से पूछा था ये सवाल कि आपका डर से क्या रिश्ता है, उन्होंने मुझे बोला कि जिस तरीके का डर मैं महसूस कर सकता हूँ कोई और नहीं महसूस कर सकता। आपके लिए डर का मतलब क्या है? यार मेरी लाइफ में मुझे लगता है डर का एक बचपन से एक बहुत ऐसे
क्लोज रिश्ता रहा है। मैं बचपन से बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना डरूं और मैं बहुत स्ट्रांग बन जाऊं लाइफ में, बट कहीं ना कहीं डर ने ना मेरा हमेशा डर मेरे साथ ही रहा है। पहले मुझे लगता था कि आपको डर वीक बनाता है, पर मुझे लगता है ना डर आपको स्ट्रांग भी बनाता है। जब आप डरते हो, जब आप एक डर की एक एक्सट्रीम पे जाते हो, उसके बाद आपके पास स्ट्रांग रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। सो जब जब मैं लाइफ में डरी हूँ बचपन में, जैसे जब भी मैं उस समय तो आहट आता था, सो आहट देखती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था, बिकॉज ये एक्साइट करता था मुझे। कोई भी सुपर नेचुरल स्टोरीज, मेरे दादाजी मुझे बचपन में बहुत कहानियाँ बताते थे, बिकॉज वो बहुत पूजा पाठ में थे। सो उनसे मैं कहानियाँ सुनती थी। मैं हमेशा बोलती थी दादाजी कोई भूत की कहानी सुनाइए। सो ये हमेशा स्टार्ट होता है ना, आपकी फैमिली में कोई ना कोई होता है जो आपको पहले ऐसी कोई स्टोरी सुनाता है, फिर आपको उस पे बिलीव होना स्टार्ट होता है, फिर आप और डरते हो, बिकॉज ये बहुत कुछ दिमाग से भी है। अगर आप बिलीव करोगे तो शायद आपको ये सारी चीज़ें महसूस होंगी, और अगर आप नहीं बिलीव करोगे तो आपको नहीं महसूस होंगी, मुझे ऐसा लगता है। सो मैंने बचपन से, मुझे ना ये सब चीज़ें बहुत एक्साइट करती थी। सो मैं अपने दादाजी को बचपन में पूछती थी कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने मुझे कुछ कहानियाँ बताई हैं जो मैं आपको बताऊंगी। मैं उस वही जानना चाहूँगा, मुझे भी वही एक्साइटमेंट था जानने का कि आपके दादाजी जब पूजा पाठ में थे तो ऑफ कोर्स उन्होंने भी कुछ चीज़ें ऐसी देखी होंगी। हाँ, उन्होंने काफ़ी महसूस किया, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है ना, अगर भगवान है, तो एक नेगेटिव एंटिटी भी है। ट्रू। तो दादाजी मुझे हमेशा ये कहते थे कि एक तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि हमारी लाइक इस लाइफ में हम सब लोग जो आए हैं, हमारा टाइम लिखा हुआ है, हमारे आने का टाइम और हमारे जाने का टाइम। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसकी जी। टाइम से पहले एक्सीडेंट हो गया या कुछ होता है। सो ही यूज्ड टू से कि जब तक आपकी वो टाइम नहीं आता जो आपका जाने का टाइम है, सो जो स्पिरिट होती हैं वो आसपास घूमती रहती है, बिकॉज वो इस दुनिया में कैद हो जाती हैं जब तक उनका एक्चुअल टाइम नहीं आता कि वो रिलीज होके दूसरी दुनिया में जा पाए। तो ही यूज टू से दैट कि मुझे ऐसी ऐसी पावर्स फील होती थी जब वो पूजा पाठ करते थे। कितनी बार हमारा जो घर है हल्द्वानी में, वो बहुत पूजा करते हैं, ही इज वो 4-4 5-5 घंटे पाठ करते थे। सो ही यूज टू फील, कभी कभी जैसे वो पूजा करते करते ना उनको कुछ सेंस होता था कि उनके आसपास कुछ है, मतलब वो उन आत्माओं को सेंस कर पाते थे। एक बार दादाजी ने बताया भी था, वो नैनीताल में थे और नैनीताल में नैना देवी का मंदिर है। सो वो नैना देवी के मंदिर से रिटर्न वापस आ रहे थे और रात हो गई थी काफ़ी। सो वहाँ पे उनको कोई मिला था और उन्होंने उनसे ऐसे ही पूछा था कि एक वो किसी जगह का वो पूछ रहे थे कि यहाँ का एड्रेस क्या है। सो मेरे दादाजी ने ऐसे चलते चलते उनको बता दिया कि ये एड्रेस है। फिर दादाजी नेक्स्ट डे आए, नेक्स्ट डे वो इंसान फिर मिला। अब मेरे दादाजी को वो इंसान 2-3 बार रोज रोज मिलने लग गया। एक बार मेरे दादाजी ने उसको बताया कि वो रोज कुछ ना कुछ पूछता था, और मेरे दादाजी ने एक बार पीछे मुड़ के देखा जब वो जा रहा था। मेरे दादाजी को कुछ तो सेंस हुआ कि यार ये नॉर्मल नहीं है, ये इंसान मुझे रोज मिल रहा है। तो मेरे दादाजी ने पीछे मुड़ के देखा, तो दादाजी कह रहे थे उस वो थोड़ा आगे गया और उसकी पूरी जो फिगर थी ना वो धुंधली होने लग गई, और मैंने उसके पैर देखे, नॉर्मल पैर नहीं थे, द लेग्स वर ऑन अ डिफरेंट पोजीशन। सो मेरे दादाजी ने मुझे ये किस्सा बताया था। उनके साथ काफ़ी हुआ था, बिकॉज़ वो हमेशा बिलीव करते थे इन सब पावर्स में। सो या उन्होंने ऐसा कुछ बताया था। सो देन उसके बाद से मुझे बिलीव है इन सब चीज़ों में। ओके। फिर मेरे बचपन में एक किस्सा हुआ था कि हम लोग ट्रैकिंग पे गए थे, गौमुख, जो गंगोत्री के ऊपर है गौमुख। सो उसके ग्लेशियर में हमारा ट्रैकिंग था। सो हमारा पूरा ग्रुप ऑफ बच्चे, हम 8-9th में थे उस समय, तो हम लोग सारे लोग गए थे। तो उसमें रात में एक जगह पे हमारा कैंप लगा था और वहाँ पे हम सारे रुके हुए थे। फिर हम गौमुख पहुंचे, वहाँ पे एक लड़का था, उसने क्या किया, एक जो रॉक थी उस पे वो बैठा, जैसे शिव जी का जो पोज होता है उसमें बैठ के, और वो जोर जोर से शिव जी के मंत्र करने जप रहा था, कुछ कर रहा था उसको, और बहुत जोर जोर से जपने लग गया था। एंड फिर हमारे टीचर्स को लगा ये कुछ डिफरेंट सा बिहेव कर रहा है, तो हम वहाँ से फिर उतर के नीचे अपने कैंप में वापस आए। सो मैं तो नहीं थी बिकॉज वो लड़का था, तो मेरा भाई, जो मेरा सगा भाई है, वो उस कैंप में था जहाँ पे वो लड़का सोया हुआ था। तो सडनली रात को क्या हुआ ना, बहुत जोर से आवाज आई और बहुत हड़बड़ी सी मच गई। सो सब लोग उस कैंप से बाहर आ गए। तो क्या हुआ था, उस लड़के के अंदर किसी तो एंटिटी ने प्रवेश कर लिया था और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। सो हमारे 2-3 टीचर्स थे, वो गए उनके पास और उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की,
और वो इतना पावरफुल हो गया था, उसने 3 टीचर्स को लिटरली ऐसे करके फेंक दिया। और वो उधर-उधर, मेरे भाई ने ये चीज़ मुझे बताई है क्योंकि तब तक हम लोग नहीं पहुँचे थे। कह रहा है वो इतनी, उसकी आवाज़ चेंज हो गई थी और उसने इतनी ज़ोर-ज़ोर से वो करके तीनों टीचर्स को फेंक दिया। एंड तब तक फिर हम लोग वापस आए एंड हमारे साथ एक टीचर थी, वो भी बहुत पूजा-पाठ करती थी। तो उन टीचर ने सडनली उसके पास गई, लड़के के पास, उसको पकड़ा, उसके सर पे अपना हाथ रखा एंड उन्होंने कुछ तो मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया एंड देन ही केम डाउन टू नॉर्मल, और वो फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ। पर मुझे अभी भी याद है, हम सब इतना ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद उसको अकेले रखा था उस दिन पूरे उस पे। फिर बाद में पता चला था कि उस पे ऐसा होता था। अच्छा। उसने किसी तो ग्रेव में वंस ही वेंट एंड उसको ही वांटेड टू पी, सो उसने क्या किया था ना, किसी ग्रेव पे जाके ही पीट देयर। तो क्या हुआ था उसके बाद से, उसके अंदर कुछ, उसको बीच-बीच में ऐसे दौरे पड़ते थे। तो ये बाद में हम जब घर पहुँचे थे तब हमें ये कहानी पता चली थी कि उसके साथ ये होता था और फैमिली को पहले लगता था कि ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर उसको कहीं लेके गए थे जहाँ पे उसको वहाँ पे पहाड़ों में होता है, झाड़-फूँक भी यस करते हो यस आप यस। वो निकालने के लिए। तो ऑल ऑफ दैट भी हुआ था, बट उसके काफ़ी टाइम तक ही वाज़ सफरिंग विद दैट। एक्चुअली आपने अभी नैनीताल की कहानी बताई ना, मैं नैनीताल गया था घूमने के लिए, मतलब अपने ड्राइवर के साथ ही जा रहा था वहाँ पर। तो उन्होंने बताया, मतलब ड्राइवर की कहानी थी। एक कोई तो ताल था, मुझे नाम नहीं याद उस ताल। नकुचिया ताल, मैं सच सात ताल, नाम भीम ताल। भीमताल तो इज़ रियली गुड। हाँ, तो उस भीम ताल से जब वो गुज़र रहे थे तो मतलब वहाँ जब मैं उस जगह से जब एंटर कर रहा था ना, हुँ। तो फ़ील हो रहा था वहाँ का एरिया, वहाँ पे एक चर्च भी था। और ऐसे बहुत स्केरी एक माहौल में ना एक चेंज आ जाता है, अलग एक फ़ील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो वो जा रहा था, तो उसने बोला कि सर पता है मेरा बेटा भी इसी लेक में आया था नहाने के लिए। और ड्राउन्ड। हाँ, फिर वो हुँ। कभी मिला ही नहीं, ना उसकी हुँ। बॉडी मिली ना कुछ मिला। और हुँ। वो उस लेक को हॉन्टेड लेक कहते हैं, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद, बट फिर मैं भी डर गया तो हम लोग फिर वहाँ से चले आई गए एम थे। श्योर हिज स्पिरिट मस्ट बी अराउंड बिकॉज़ वो मे बी उसका टाइम नहीं था, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई जैसे मेरे दादाजी ने बताया था। तो क्या होता है ना, आपकी जो स्पिरिट है इट्स स्टक हियर, सो वो कहीं न कहीं, जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, जो कनेक्टेड होते हैं स्पिरिचुअली, उनको वो चीज़ सेंस हो पाती है। मेरे पापा के साथ खुद हुआ है ये चीज़, मेरे पापा ने मुझे बताया। इनफैक्ट नैनीताल में उनका भी क्या होता था ना, घर पे वो 5 भाई-बहन थे और 1 रूम का घर था। सो घर पे उनको पढ़ाई करने को सही से जगह नहीं मिल पाती थी, तो मेरे पापा हमेशा जंगलों में चले जाते थे पढ़ाई करने। मेरे पापा को हमेशा से जंगल और ट्रैकिंग इन सब का बहुत शौक था। सो वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे कब्रिस्तान था। सो मेरे पापा भी बचपन से बहुत डेयरिंग, उनको लगता था कि ये सब तो कुछ होता ही नहीं है और ये सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। वो होता है ना, जब तक आपको ऐसा कोई चीज़ सेंस ना हो, आपको ये सब चीज़ें मज़ाक लगेंगी, लेकिन जिस दिन आपके साथ ये आपको फ़ील हो जाएगा, उसके बाद से आप हर चीज़ में बिलीव करने लग जाओगे। ट्रू। सो ही इज़ सेइंग, मैं रोज़ जाके वहाँ पे कब्रिस्तान में मस्त आराम से पढ़ता था, कभी लेट के पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ पढ़ रहा हूँ, रात-रात में पढ़ाई करता था। कह रहे उसके बाद जब मैं घर आता था ना, तो मुझे जब मैं सोता था तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे कहते थे पर्दे के पर्दा जो है वो पूरा ब्लॉक था, लेकिन पर्दा हिलता था अपने आप। एंड माय फादर यूज्ड टू टेल मी, जब मैं सोता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा चेस्ट दबा रहा है और मेरे को ऐसे उठा रहा है, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। होता है ना, जब आपको लग रहा है आपके साथ कुछ हो रहा है एंड यू वांट टू वेक अप, बट आप नहीं उठ पाते हो क्योंकि आप एक आधी नींद में होते हो, तो आप अपने आप को कुछ कर नहीं पाते हो। मेरे साथ भी हुआ है कि आप चिल्लाना चाहते हो, आपको कुछ फील हो रहा है, लेकिन यस आप यस। नहीं हो पाता। यू आर इन दैट डीप कॉन्शियस स्लीप दैट यू आर फीलिंग इट, बट आप नहीं उठ पा रहे हो। करेक्ट। तो उन्होंने बताया मुझे रोज ऐसा होता था। तो फिर उनके एक फ्रेंड थे, तो उनकी जो मदर थी, दादी जी, वो जा उसमें बहुत बिलीव करती थी कि वो झाड़-फूँक होता है ना पहाड़ों में, कि वो करते हैं अगर किसी पे कुछ आता है। सो सम पीपल हैव दैट पावर कि वो उस चीज़ को सेंस कर पाते हैं। तो करेक्ट। मेरे पापा फिर उनके पास गए, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा-ऐसा फ़ील हो रहा है। तो दादी ने उनका कुछ हाथ-वाथ पकड़ा था और कुछ पकड़ के उनको ना कुछ अपनी बॉडी में काँटे जैसे फ़ील हुए थे, दादी ओके। को। उन्होंने पकड़ा और कुछ हाँ। उन्होंने सेंस करने की कोशिश की, तो उनको कुछ ऐसे काँटे जैसे फ़ील हुए। तो शी सेड कि कुछ है, देयर इज़ समथिंग इन योर बॉडी जो तेरे को वो कर रहा है, तेरे पे कोई ना कोई तो आया हुआ है। ओह! मैं आज ही, मेरे पापा ने मुझे बताया था, पापा सच में कह रहे हैं, हाँ, मेरे को नॉर्मल अपने जैसा फील ही नहीं हो पाता था। मुझे अपनी आधी चीज़ें याद रहती थी, आधी चीज़ें याद नहीं रहती थी और मैं बड़ा अजीब-अजीब सा बिहेव करता था। तो फिर उन दादी ने पापा को बिठाया, उनकी पूजा-वूजा करी और वो सब किया, फिर उन्होंने वो चीज़ अपने पे ले ली थी।
बिकॉज क्या होता है जब आपको किसी के अंदर से कोई चीज निकालनी है तो हम्म, आपको उसको अपने अंदर लेना पड़ता है। ओके सो आई थिंक फिर दादी ने वो अपने अंदर ली थी एंड देन फिर वो वहां से डिस्ट्रॉय किया था उन्होंने। बाप तो रे। ये लिटरली हुआ है मेरे पापा के साथ। तो मैं तो बिलीव करती हूँ इन सब चीजों में। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि मैं पजेस्ड हो गई हूँ या फिर मैं भी कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही हूँ ऐसे लाइफ में, कभी ऐसा कभी फील हुआ? मेरे को पोजेशन वाला तो अभी तक फील नहीं हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स एक बार ना मेरे को बॉम्बे में मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई थी। हम लोग एक्चुअली 4 फ्रेंड्स थे, तो उस दिन मुझे जो फील हुआ, उस दिन मुझे पहली बार लाइफ में बहुत डर लगा था बिकॉज हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें हुई है दैट इज अनबिलीवेबल। सो आई टेल यू, हम लोग जैसे हम लोग सोचते थे कि हम जा रहे हैं ये मरीन ड्राइव में हम लोग ड्राइव करने जाते थे। वी वर 4 फ्रेंड्स, ओके एक गाड़ी थी। मैं नई नई बॉम्बे आई हुई थी, तो हम जब मरीन ड्राइव की तरफ जा रहे थे तो वन ऑफ द फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक हैंगिंग गार्डन है। तो उन्होंने बोला यहाँ की बहुत कहानियां वो हैं कि यहाँ पे बहुत हॉन्टेड चीजें होती हैं। एंड यंग पीपल ना, वी ऑलवेज वांट टू एक्सप्लोर दिस हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस कि यार कुछ तो हॉन्टेड फील करना है, बिकॉज ऐसा कुछ फील हुआ नहीं है। तो उसने मुझे कहानी बताई कि तब मुझे पता नहीं था दैट पारसीज हैव दिस रिचुअल दैट उन लोग के उसमें दे डोंट बर्न द बॉडीज और दे डोंट बरी द बॉडीज। उन लोग के यहाँ पे उसको हैंग कर देते हैं एंड देन ऑल द वल्चर्स Vultures कम come, एंड दे ईट इट। एंड आई वाज लाइक, व्हाट आर यू सेइंग, दिस इज लाइक स्कैरी इन इटसेल्फ। अगर आप वहां जाओगे तो यू एक्चुअली सी कि वहाँ पे वो, पहले मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, फिर मैंने एक्चुअली इसके बारे में गूगल किया था कि इट इज ट्रू, ऐसा होता है। वहाँ पे देयर इज अ वेल जहाँ पे आप बॉडी को छोड़ देते हो एंड एवरीबडी गोज अवे, फिर वो बॉडी धीरे धीरे करके वल्चर्स खाते हैं। कहते हैं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और रात के बजे हुए थे कुछ 1 12 1 बजे हुए थे। सो मैंने बोला मुझे देखना है वहां जाके। सो देन दे आर लाइक नहीं नहीं, हमने बहुत स्टोरी सुनी है, वो थोड़ा सा हॉन्टिंग है। सो मैंने कहा क्या हो गया यार, चलते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। सो हम लोग फिर मरीन ड्राइव से पीछे की रोड से जाते हैं। देर इज दिस होल लेन दैट गोज एंड फिर वो आगे जाके नॉर्मल रोड में मिल जाती है। ओके सो हम वहाँ पे गए और हमने गाड़ी रोकी और उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे हैंगिंग गार्डन है, यहाँ पे ये है। मैंने कहा बाहर निकलते हैं ना, थोड़ा मजा आएगा। मीन और मुझे थ्रिलिंग चीजें करने में बहुत अच्छा लगता था। तो सडनली हम लोग बाहर निकले एंड वी ऑल आर स्टैंडिंग और हम ना वी आर चैलेंजिंग द स्पिरिट्स। बिकॉज वो होता है ना, अरे कोई है तो हमें ऐसा कुछ फील करना है, आप बताओ कि आप हो कि नहीं हो। वो होता है ना कि आपको नहीं फील हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा फील करना है कि जिससे आपको लगे कि ऐसा कुछ है। हम बार-बार कुछ बोल रहे हैं और हम निकल गए थे। हमारी गाड़ी जो थी उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। ओके तो सडनली मेरे फ्रेंड ने क्या किया ना, उसने सिक्का निकाला अपनी जेब से कि मैं ऐसे ना सिक्का ऊपर करके फेंकता हूँ नीचे। तो उसने कुछ तो फ़ील हो नहीं रहा, चलो चलते हैं। तो उसने ऐसे कुछ ऐसे सिक्का वो करके उसने सिक्का वो किया, सिक्का गिरा नीचे। एंड देन हम देख रहे हैं सिक्का गिर गया, कुछ तो हो नहीं रहा। एंड सडनली दैट सिक्का वाज़ ऐसे मतलब नॉर्मली पड़ा हुआ है। द सिक्का स्टार्टेड रोलिंग एंड सिक्का वेंट आगे, थोड़ा आगे जाके रुक गया। एंड हमने चारों ने एक दूसरे को देखा कि यार ये सच में ऐसा हुआ है, बिकॉज सिक्का नॉर्मल पोजीशन पे है, सडनली सिक्का आगे रोल करके गया। एंड हमने इधर उधर देखा, हमारी इतनी हालत खराब हुई। सडनली हमारी गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ अपने आप एंड वहां पे कोई हवा नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। ओके हमने एक दूसरे को देखा और हम इतनी जोर से चिल्लाए, सिक्का पड़ा है वहां पे, हाँ। और हम इतनी जोर से चिल्लाए, हमने गाड़ी के अंदर भागे और हम भाग के चले गए। फिर हम रुके और हमने सोचा ये क्या हुआ हमारे साथ, कुछ तो बहुत सीरियस हुआ है हमारे साथ। फिर हमने सोचा वापस जाके देखें वो सिक्का है कि नहीं है। हमें फिर भी लगा कि नहीं, हम सबने कुछ इमेजिन किया है क्या, ये सच में हुआ है हमारे साथ। तो हम वापस टर्न करके गए, वहाँ पे एक पुलिस का नाका भी लगा हुआ था। हमने उनको बोला सर वहाँ पे कुछ तो था, बहुत एक हमारे साथ ये चीज़ हुई है, प्लीज़ आप हमारे साथ चलो। हमें डर लग रहा था। हमने बोला प्लीज़ हमारे साथ चलो। हम पुलिस की गाड़ी लेके और हमारी गाड़ी लेके वहाँ पहुंचे एग्जैक्ट पोजीशन पे और हम वो सिक्का ढूंढ रहे हैं। वी कुड नॉट फाइंड दैट सिक्का, दैट लिटिल दैट सिक्का वाज नॉट देयर। हम्म एंड उस दिन मैं वापस रात को घर पे आई हूँ और मैं रात को सोई हूँ। तो सडनली आई एम स्लीपिंग, मेरा 20th फ्लोर पे मेरा घर था। सडनली डीप स्लीप में मुझे भी सेम, मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे किसी ने उठा के ना ऐसे एक पोजीशन पे, आई एम जस्ट अप हैंगिंग इन वन पोजीशन एंड मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ है, मुझे कुछ हो रहा है, पर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। और मैं इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली मेरे मुँह से। उसके बाद एक पोज़ीशन पे मैं इतनी देर तक खड़ी थी, उसके बाद सडनली ढक करके मैं नीचे आई हूँ एंड तब मेरी एकदम से आँखें खुली और मेरे मुँह से आवाज़ निकली है।
दैट Oh. वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट उस दिन। उसके बाद से मैं अकेले फॉर अ मंथ आई कुड नॉट स्लीप अलोन। Oh. या उस दिन मेरी लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा कुछ फील किया था जो मैं आज भी सोचती हूँ, मुझे लगता है ये सच में मेरे साथ हुआ था। एंड दैट सेम नाइट आई हैव फेल्ट कि समथिंग हैज पिक्ड मी अप और वो मुझे ऐसे हैंग कर रही है। एंड वो चीज़ वहाँ से मतलब उसने छोड़ा ही नहीं मुझे काफ़ी टाइम तक। फिर मेरे पापा ने जब मुझे आज बताया कि मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई मेरा दबा रहा है, मुझे कोई उठा रहा है, वो आप एक अनकॉन्शियस स्लीप पे जाते हो ना फिर, बिकॉज ये हुआ था हमारे साथ। तो मेरे माइंड में, मेरे ड्रीम में भी वो चीज़ हो रही थी और उस चीज़ ने मुझे एकदम ब्लॉक कर दिया था वहाँ पे। एंड जब मैं नीचे गिरी हूँ, आई कुड रिमेम्बर कि मैं नीचे गिरी एंड देन मेरे मुंह से आवाज़ निकली और आवाज़ भी निकल नहीं पा रही है। वो होता है ना ऐसे वाली आवाज़ कि मतलब आप चिल्लाना चाह रहे हो बट आप नहीं चिल्ला पा रहे हो। होता है, मतलब ऐसा तो मैंने टर्म भी सुने हैं, इसको स्लीपिंग पैरालिसिस भी बोलते हैं। हाँ, फिर मैंने ये सुना इट इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल सिचुएशन वेयर यू आर इन द डीप स्लीप। आप कुछ भी मोशन, आपको आप कुछ भी इमेजिन कर रहे हो ना, आप उससे निकल नहीं पाते हो। यू कैन ओनली कम आउट ऑफ इट वंस यू कम बैक फ्रॉम दैट सिचुएशन। करेक्ट। या तो मुझे मुझे नहीं पता कि ये कोई पावर और सुपरनैचुरल पावर की वजह से हुआ था या साइंटिफिकली इट वाज दैट, बट आई थिंक दोनों सब कुछ एक ही दिन हो सब गया। कुछ एक साथ ही हो गया था। बट दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। और आपने इससे पहले काफ़ी जगह, मतलब मैंने विक्रम सर से ये चीज़ पूछी थी कि सेट पे आपको कुछ ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि जो रास की जहाँ शूटिंग हुई है ना, मैं वहाँ गया हूँ, ऊटी का, जो जिस मैंशन में हुआ था, वो सच में आप अगर वहाँ जाओगे ना, वहाँ पे फील होता है कि कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ है सच्ची में। हाँ, देयर आर दीज फोर्ट्स, जितने भी ये फोर्ट्स हैं जो राजस्थान और इधर पे, दे आर वेरी स्पूकी। लाइक आपको वो एक सेंस ऑफ एक वियर्ड एंटिटी का फील होता है। लाइक यू नो व्हेनेवर आई हैव गॉन टू एनी, एक बार हम वहाँ पे भी रुके थे, हम लोग शायद किसका प्रमोशंस कर रहे थे, वी वर प्रमोटिंग फॉर एमटीवी फना, नहीं नहीं, एमटीवी एस ऑफ स्पेस आया था जब, सो हम लोग उसके प्रमोशन के लिए जयपुर गए थे। सो जयपुर में वी वर स्टेइंग इन वन हवेली। सो इवन इन दैट हवेली, बिकॉज वो जो रूम्स होते हैं, वो जो हवेली होती है, आप रात को वहाँ अकेले नहीं चल सकते। मतलब अच्छा, इफ अकेले यू चल भी नहीं सकते? चल सकते, मतलब अगर आप अकेले जा रहे हो ना, हाँ। आपको इतनी बड़ी हवेली है वो, आप चलते हो, आपको सडनली ऐसा लगता है कि कोई चीज आपको फॉलो कर रही है और कुछ तो है, वो सेंस आता ही आता है। लाइक मेरे साथ अगर छोटा सा रूम है, मुझे वॉशरूम यहाँ जाना है ना, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वॉशरूम मुझे कहीं दूर जाना है या सीढ़ियों से वो करके जाना है जहाँ अंधेरा है, तो मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि सडनली कोई ऐसे आ जाएगा मेरे आगे। और ये मेरे को बचपन से ये है। मैं बचपन में जब छोटी थी तो मेरे को जब भी वॉशरूम जाना होता था, मैं अपने पापा को उठाती थी और पापा बाहर वेट करते थे, तब मैं वॉशरूम करके आती थी। अदरवाइज मैं अकेले वॉशरूम ही नहीं जा पाती थी। मेरे को बचपन में इतना डर लगता था जब मैं आहट वहाट देखती थी। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज फील कि अंधेरे में ना मुझे एकदम से लगता है देयर इज समथिंग दैट विल कैच मी फ्रॉम समवेयर, या पीछे से कोई पकड़ लेगा। वो एक सेंस ऑफ देयर इज समथिंग, आई एम नॉट अलोन, वो जो फीलिंग होती है। ओके। सो आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट फियर इन माई लाइफ। जब अंधेरा है या मुझे कुछ ऐसा वियर्ड सी जगह पे हूँ जहाँ मुझे कुछ एनर्जीज फील हो रही हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, आई बिलीव इन गॉड, सो दैट्स व्हाई आई फील I also kind of sense and feel these energies. Like मेरे को, I believe in energies, I believe in vibrations. Like for me, अगर मेरे को किसी से मेरी फ्रेंडशिप भी है ना, या तो वो एक सेकंड में हो जाएगी या वो फिर नहीं होगी। It depends on the aura, your wavelength. वो मैं उन चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ। तो क्या हुआ था फिर वो हवेली वाले में? ना, हवेली में मुझे एज सच कुछ फील नहीं हुआ, बट आई जस्ट फेल्ट कि कुछ तो है यहाँ पे। ओके। फिर हमने जो वहाँ के जो ओनर्स थे उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने भी कुछ स्टोरीज बताई थी कि जब ये हवेली पहले थी, जब हम लोगों ने इसको टेक ओवर नहीं किया था, तो यहाँ पे देयर वर हॉरर स्टोरीज अबाउट दिस हवेली कि कुछ तो हुआ था यहाँ पे। देयर वाज अ गर्ल हु यू नो कमिटेड सुसाइड। सो ये इस टाइप की कहानियां ना इन हवेलीज और ऐसी जगहों पे काफी होती हैं। और कहीं ना कहीं वेरी फ्यू पीपल कैन सेंस इट, जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, जो लोग स्पिरिट से बातें कर सकते हैं। एक हमारे साथ एसो स्पेस में भी बहुत खतरनाक किस्सा हुआ था। ओके। या सो एसो स्पेस हम लोग करे थे और वहां पे भी सो अब आप अकेले हो, रात को आपको कुछ टाइम पास करने के लिए नहीं, तो एक दिन हमने ऐसे ही, एक होता है ना हॉरर नाइट बना दी कि आज हम सिर्फ भूतों की बातें करेंगे और आज हम भूतों को बुलाएंगे। वो सबका बचपन में होता है ना, सारे फ्रेंड्स मिलके लेट्स कॉल सम स्पिरिट्स टुडे। Yep. सो हमारा भी ऐसे था, हमने बोला आज तो हम स्पिरिट्स को बुलाते हैं। तो
what happened, like we all were ऐसे mocking चल रही थी. Suddenly there was this contestant. He felt something. वो एक I would name that contestant right now, but ये हमारे इस स्पेस के सबको मतलब Okay. पता है कि कुछ तो हुआ था. Suddenly there was this person and हम लोग वहाँ पे ना सब नीचे सोते थे. तो there was this person, suddenly he started making different noises and वो ना बहुत अजीब सा behave करने लग गए थे. So there were two people who were trying to control him और उन्होंने मतलब छुड़वाने में he scratched one of the girls there and वो ऐसे हो गए थे उसकी वो अब जैसे होता है वो छटक देते हैं ना एकदम से because आपको वो नहीं रहती. He suddenly became very strong, his voice changed. So what I've understood कि जब किसी के अंदर कुछ आता है तो वो आवाज सबसे पहले चेंज होती है. सो इनकी भी आवाज चेंज हो गई थी और उन्होंने एक दो लोगों को फेंक दिया था. फिर हमने कुछ टीचर्स को बुलाया था वहाँ पे जो ओवरलुक कर रहे थे, तो उन लोगों ने फिर उनको थोड़ा सा शांत किया था. और उस दिन पूरी रात हमें हमारे सेट पे यही फील हुआ था. कोई सो नहीं पाया था. जो बेचारे सो रहे थे ना उनको भी ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई आ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है. सो दैट नाइट वी फेल्ट very strong negative energies around. And this person like we were there, हम देख रहे थे उनके साथ क्या हो रहा था वहाँ पे. उनको literally फील हुआ था. फिर हमने उनकी हिस्ट्री पता की थी कि उनको पहले भी ऐसा कुछ हुआ था. कुछ जिन आ जाता है, कुछ होता है ना, ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था, पहले भी हो चुका था एक दो बार. So some people are weaker, so these energies catch you very quickly. सो ये हमने अपने सामने देखा था एंड आई वाज लाइक शिट, ये बहुत मतलब इट वाज वेरी क्रेजी. एंड नेक्स्ट डे उनको कुछ याद नहीं था बिकॉज हमने दिखाया कि देखो तुमने किसको स्क्रैच कर दिया, ये हुआ वो हुआ. एंड 4-5 पीपल वर ट्राइंग टू कंट्रोल हिम. 4-5 लोग उनको कंट्रोल कर रहे थे पकड़ के, पर वो किसी के कंट्रोल में नहीं आए थे. एंड देन ही बिकेम नॉर्मल एंड देन ही इज लाइक व्हाट हैपेंड, डिड समथिंग हैपन, डिड आई डू समथिंग. ही हैड नो मेमोरी ऑफ इट कि ऐसा कुछ हुआ है. तो ये तो इस स्पेस में ही हुआ था हमारे साथ, बट वी नेवर स्पोक अबाउट इट. हम लोग बहुत ये डरते कभी थे. आया भी नहीं ना, लाइव हुआ भी नहीं. आई थिंक ये सेगमेंट कट कर दिया ये कट कर दिया था बिकॉज उन लोग को भी थोड़ा वो था कि वी डोंट वांट टू शो कि ऐसा भी कुछ बट हुआ. वायरल चला जाता अगर ये लाइव होता तो. मतलब बहुत वो था, बट ऐसा कुछ हुआ था और हम सब शॉक में थे कि क्या हुआ है. और उसी टाइम पे हम लोग बैठ के लेट्स कॉल इविल स्पिरिट्स, इफ देयर आर इविल स्पिरिट्स वी वांट टू टॉक टू यू. एंड सडनली दूसरे ब्लॉक से, सो देयर वर 2 ब्लॉक्स सेपरेटेड, वो हमारा बीच में कुछ पार्टीशन चल रहा था. यहाँ हम ये सब कर रहे हैं और दूसरे ब्लॉक में जोर जोर से आवाजें आ रही हैं ऑफ दिस पर्सन. He got possessed. And then the whole night we were trying to calm him down, and then he got okay. Next day he doesn't remember anything. ये लोकेशन कहाँ पे था, इसका सेट कहाँ पे था? ये हमारे फिल्म सिटी में, अच्छा, अपने आरे में ही? आर्य मिल कॉलोनी में. हाँ, हमारा इस स्पेस वहीं हुआ था वहाँ पे. कभी गए हो आरे ऐसे एक्सप्लोर करने? क्योंकि आरे में भी आर्य मिल कॉलोनी के पास जो वो है, व्हाट डू यू कॉल, इंपीरियल पैलेस, इंपीरियल पैलेस के पहले वो जगह क्या है, उसको क्या कहते हैं, रॉयल पाम्स. हाँ, रॉयल पाम्स. तो हाँ. आई हैव स्टेड इन रॉयल पाम्स अच्छा. बिकॉज जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैं पहले पीजी में रह रही थी. फिर यहाँ पे रेंट इतना ज़्यादा था और मेरा नया मैं आई थी और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था मैं लाइफ में कैसे क्या करूँगी. सो बजट की वजह से तो मैं रॉयल पाम शिफ्ट हो गई थी बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सस्ता था उस टाइम पे. सो मैंने कहा अभी मैं यही अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं रॉयल पाम चाहती हूँ. तो मैं रॉयल पाम से रिक्शा लेके इधर आती थी रात को. सो दैट टाइम इट वाज वेरी स्कैरी बिकॉज वो इतना अंधेरा है एंड इट्स नॉट सेफ ऑल्सो. सो रॉयल पाम्स में भी आपको वो सब फील होता है बिकॉज कुछ है उस जंगल में, उस वहाँ पे कुछ तो एनर्जी है. सो मैं वहाँ पे भी रही हूँ, मुझे पता है. फिर मैं 1-2 साल के बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया था बिकॉज वो बहुत अनसेफ फील होता था फॉर अ गर्ल टू ट्रैवल दैट फार. सो बहुत फील होता था, लेकिन वहाँ पे भी कुछ है. हाँ, वो तो है. अभी तो फिर भी बहुत लाइट्स वाइट्स लग गई हैं. पहले तो आपके टाइम पे तो और ज्यादा कम होगा. एंड आई फील इन दीज सेट्स ना, जो स्पेशली रियलिटी शोज के सेट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ तो होता है आपको फील. बिकॉज आई थिंक वो वास्तु वाइज भी उसको थोड़ा सा वो करते हैं कि कुछ सही नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो. ओह, ऐसा कुछ मैंने सुना है अच्छा, ऐसा भी कि करते हैं क्या? उल्टा वास्तु होता है ओह, इन सम शोज लाइक दैट. ताकि लोग लड़ाई करे, लोगों हाँ. का मेंटली थोड़ा सा वो हो जाए. ऐसा तो सोचा ही नहीं मैंने कि इस तरीके से इसको अगर इस तरीके से करेंगे तो लोग उसका नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा और हमारा शो चल जाएगा. आई मीन इट्स रियली गुड ना, मतलब अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो. हाँ, मतलब अगर किसी को इस चीज में देखो बिलीव करना है, जो बिलीव करता है वो बिलीव करता है. लाइक इफ पीपल बिलीव इन वास्तु, लाइक आई डोंट बिलीव इन वास्तु Okay, दैट okay, मच. okay. सो
बिलीफ के ऊपर भी होता है, अब वो ट्रू। कितना वर्क करता है कि कितना नहीं वर्क करता है वो अपने उसमें, पर मैंने ऐसी चीजें सुनी है, आई डोंट नो कि इज इट ट्रू और नो, बट आई हैव हर्ड कि जैसे जो ऐसे हैवी रियलिटी शोज होते हैं, व्हाई डू यू फील सो हैवी व्हेन यू एंटर देम? मे बी बिकॉज ऑफ दिस कुड बी, या मे बी हो सकता है कि रॉन्ग वास्तु, बेसिकली दे डू रॉन्ग रॉन्ग वास्तु, वास्तु। यस। कि ऐसा होता है ना कि खुशहाली रहे, खुशहाली ना रहे, वैसा वाला वास्तु है फिर। यस। आपने एमटीवी फना से आपने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, आई गेस। नहीं, हाँ, मतलब एमटीवी फना वाज लाइक माय फर्स्ट प्रॉपर शो। एग्जैक्टली हाँ, वो भी कहीं ना कहीं वैम्पायर एंड वेयरवुल्व्स के बारे में था। आप कितना रिलेट करते हो वैम्पायर्स डायरी देखी है आपने? और वैम्पायर डायरीज मैंने देखी है, इनफैक्ट मैं बहुत फैसिनेट होती थी, मुझे ऐसा लगता है विद मी ना इन लाइफ एक चीज हुई है, जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, आई वुड रियली से मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। लाइक मैंने अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट किया, आपको बताऊंगी, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये एक्चुअली जब मेरे साथ हुआ है, जो चीजें मैंने अपने लिए सोची है ना, फ्रॉम सिटिंग इन अ स्मॉल लाइक स्मॉल टाउन में एक छोटे से घर पे बैठ के एक छोटी सी लड़की बस सपने देख रही है, कुछ भी मैं देख लेती थी ना टीवी पे, मुझे लगता था हाय मुझे ये करना है, और मैंने जो सोचा है वो हुआ है मेरे साथ। जैसे कुछ लाइक मुझे बताओगे? याद है जब मैं ये देखती थी खतरों के खिलाड़ी, सो उस समय मैं स्पोर्ट्स में थी, मेरे पापा मुझे ट्रेन करते थे, तो मेरे को ना बड़ा स्ट्रॉन्ग वो थी, तो मुझे बड़ा मन करता था कि मैं ऐसे कोई चैलेंजिंग शोज करूं। जब उस समय खतरों के खिलाड़ी आता था, या मैं इंटरनेशनल वाला फियर फैक्टर देखती थी, सो आई यूज्ड टू ऑलवेज लुक एट इट, मुझे लगता था यार मुझे ये करना है, ये कितना मजेदार शो है, आपको ऐसे चैलेंजेस मिलते हैं एंड इतना सब कुछ, आपको अपना स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी दिखाने का मौका मिलता है। सो मैं हमेशा देख के वो करती थी, मैं पापा को बोलती पापा देखना मैं एक दिन ये जरूर करूंगी। पापा मेरे पे हंसते थे, कहते थे कि सपने देखना ठीक है, मेरे को हमेशा बोलते थे कि तेरा लोग ना चादर होती है जितनी उतना पैर फैलाते फैलाना हैं, चाहिए। तेरा क्या है तू पहले पैर फैला लेती है, फिर सोचती है कि अब चादर के साइज के बारे में सोचेंगे। सो मेरा हमेशा से ऐसा रहा है, मैंने हमेशा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स देखे हैं, और मुझे लगता था ठीक है अगर पूरे नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ता है, सपनों पे थोड़ा ना कोई चार्ज है, सो आई कैन ड्रीम बिग व्हाटएवर। सो जब मैं सोती थी तो दिन में मैं जितनी भी चीज़ें जो मुझे चाहिए, या अगर मैंने कुछ देख लिया मुझे ये चाहिए बट आई कांट अफोर्ड इट, तो मैं सपने में सोचती थी कि हाँ मुझे ये सब मिल रहा है और मुझे ये सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं इन माई ड्रीम्स आई यूज टू बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, एंड वहां से मुझे वो भूख स्टार्ट हुई थी कि एक बार लाइक आई वांट वन रूल, एक चांस चाहिए जिसमें मैं अपने आप को पूरी तरह से मेरी परफॉर्मेंस और सब कुछ मैं दुनिया को दिखा पाऊँ। सो आई थिंक हॉन्टेड 3D इज दैट फिल्म। ड्रीम्स कम्स ट्रू। या मेरे तो सच में ड्रीम्स पूरे हुए हैं। तो ड्रीम से मुझे एक सवाल आ रहा था, जब आप ड्रीम की बात कर रहे थे, तो आपने कभी ऐसा कुछ डरावना ड्रीम देखा, सपना जो आपको बहुत हिला दिया, यार फक मैंने क्या देख लिया, ऐसा कभी? डरावने सपने यार मुझे आते रहते हैं, बहुत डरावने सपने आते रहते हैं। इनफैक्ट जब मैं खतरों के खिलाड़ी का भी शूट कर रही थी ना, तो उसमें एवरी डे जब हम उठते थे वो भी कोई एक हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज से कम नहीं था मेरा वो अच्छा। जर्नी। बिकॉज खतरों के खिलाड़ी में वैसा डर नहीं, बट एक अलग टाइप का डर। बिकॉज उसमें क्या होता था, हम उठते थे सुबह, हम तैयार होके जाते थे, हमें कुछ नहीं पता होता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। देयर हैव बीन टाइम्स कि हमें ब्लाइंड फोल्ड करके ले जाते थे। एक मुझे याद है जब एक बार हम सबको ब्लाइंड फोल्ड किया था, उसके बाद हमें सीधे लेके गए थे, और हमें ना कुछ आवाजें आ रही थी कि कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है, किसी के कुछ कुछ आवाजें आ रही है। और जब हमारा जब वो खोला, तो हमारे आगे मगरमच्छ थे, दे वो 5-6 बिग बिग क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स देयर। एंड मैंने देखा ये क्या है, एंड क्रोकोडाइल्स आर स्कैरी, दे आर नॉट नॉर्मल टू सी, दे आर स्कैरी। सो इतने बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स 5 ऐसे घूम रहे हैं मैदान में। तो सडनली रोहित से कहते हैं, सो ये वाला जो स्टंट है ये करना है मेरे साथ, जैसे मेरे को और जन्नत को करना था वो स्टंट। ओके। आई वाज लाइक शिट, मैं कुछ और कर लेती, पानी में कुदा देती, कुछ करती, ये मुझसे क्यों करा रहे हैं। मुझे ना रेप्टाइल्स थोड़ा सा है, आई फील वियर्ड, उनका जो स्किन टेक्सचर है और कुछ कुछ है अजीब सा, तो मेरे को बहुत वियर्ड फील हुआ था। एंड सडनली आपको सोचने का मौका नहीं मिलता, 5 मिनट एंड यू आर इनसाइड। एंड आपका मेरा वो था कि आपको ये 5 मतलब ये जितने भी हैं इनको उठा के यू हैव टू पिक देम अप, एंड आपको यहाँ से वहां पे एक जगह वहां पे इसको डालना है। तो व्हाट? जन्नत थी और मैं थी, हाँ उनके मुंह बंद थे, ओके, बट ओके। स्टिल उनके मुंह रॉड से बंद, वो रॉड कह रही हूँ, वो जो पतला वो होता है उससे बंद हाँ। करते हैं, बट कभी भी खुल सकते हैं। एंड आई एम नॉट किडिंग यू, एक जो था जो मैंने लास्ट वाला डाला था, इट वाज ऑफ माय साइज,
मेरे साइज का, मेरे पास अभी भी वीडियो है, वो लास्ट में जब मैंने उसको उठाया था। सो क्या हुआ, आई स्टार्टेड दैट एंड पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं उनको टच कर रही हूँ, मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है। इतनी देर में मैंने देखा जन्नत जो है उसने तो 2 उठा के डाल भी दिया है। ओके। शी वाज सो फियरलेस। फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार ये इतनी फियरलेस है और मैं इतना डर रही हूँ। तो मैंने फिर उसको एक उठाने की कोशिश किया, वो ऐसे करके इधर उधर भाग जाते थे। पहले तो एक दो छोटे छोटे थे, तो समहाउ मैंने एक डाला, उसने तब तक 3 डाल दिए थे। एंड आई एम लाइक मैं तो हार रही हूँ भाई, ये चीज़ मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने बोला चेतना हार जाएगी और तू आज ही बाहर है। ऐसा मैंने अपने पापा के बारे में सोचा, मैंने कहा पापा विल बी सो डिसअपॉइंटेड, उन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत की है मुझ पे एंड आई एम डूइंग दिस, नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, फिर मैंने भगवान का नाम लिया और मैंने धीरे धीरे उन्हें उठाना स्टार्ट किया। पर उनकी जो स्किन थी ना, मतलब वो आपको लिटरली आपको स्क्रैच कर सकती है, वो इतनी रफ रफ स्किन होती है। तो उनका उसका जो फील होता है ना, दैट स्टेड विद मी। और वो मुझे हर रात वो फील होता था कि दोज क्रोकोडाइल्स आर क्रॉलिंग ओवर मी एंड दोज क्रोकोडाइल्स आर फीलिंग, वो स्किन मुझे फील होती थी। तो जब भी ये क्रोकोडाइल वाला जो हमारा स्टंट चल रहा था, इसमें भी मुझे एक, आई वोंट से सुपरनैचुरल, बट आई फील एक इंट्यूशंस फील होती है। जैसे मेरे और मेरे पापा के बीच में मुझे लगता है ना एक कनेक्ट है। इफ ही प्रेज फॉर मी, आई गेट एनर्जी हियर, मुझे Okay. ऐसी एक फील आती है। और तो क्या हुआ, लास्ट के 2 मिनट बचे हुए थे, 2 क्रोकोडाइल्स मुझे डालने थे और 2 क्रोकोडाइल्स जन्नत को डालने थे। Okay. और मैं लिटरली ऐसी हो गई थी क्योंकि मैं भाग भाग के मेरे को आ रहे थे चक्कर, मतलब मैं सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो मैं नीचे ऐसे, मैंने अपना नीचे सर किया, मैंने आँख बंद करी, मुझे मेरे पापा दिखे और सडनली मैं उठी। उसके बाद पता नहीं मेरे अंदर क्या एनर्जी आई है, मैं गई, मैंने उसको यहाँ से पकड़ा, मैंने उसको उसके मुंह से पकड़ा, मैंने वो क्रोकोडाइल उठाया और मैंने सीधे डाल दिया। नेक्स्ट के पास गई, नेक्स्ट को उठाया, वो तो इतना बड़ा था, वो लिटरली ऐसे 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 कर रहा है, मेरे पास शॉट भी है। उस क्रोकोडाइल ने इतनी जोर से मेरे सर पे ऐसे करके मारा, आई थिंक उसका दांत या कुछ लगा था। आई स्टार्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम हियर Oh. और मैंने छोड़ा नहीं उसे, लेकिन मैंने जाके उस क्रोकोडाइल को वहां पे डाला और उसके बाद मैं गिर गई ऐसे करके। आई हैड नो एनर्जी, आई फेंटेड आफ्टर दैट। फिर मैंने आके मेरे पापा को ये चीज़ बताई, तो एग्जैक्ट टाइम पे जब जब मैं मेरे पे ये पावर आई थी, एग्जैक्ट टाइम पे मेरे मेरे पापा घर पे वो पाठ कर रहे थे हनुमान जी का। एक होती है हमारे यहाँ हनुमान जी का, एक बहुत 4-5 घंटे का पाठ होता है कुछ, Okay. उसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए। एंड एट द सेम टाइम मेरे पापा वो पाठ कर रहे थे मेरे लिए। सो आई फील बिकॉज ही वॉज डूइंग दैट, वो पावर मेरे अंदर थी नहीं, वो कहीं से मेरे अंदर वो पावर आई है, जस्ट फॉर दैट मोमेंट दैट आई कैन डू दिस एंड देन आई कैन गो बैक। उसके बाद मैं ऐसी थी, मेरे में एनर्जी ही नहीं थी। Hmm. तो मुझे Wow. लगा वो मेरे पापा की जो प्रेयर्स थी ना, उन्होंने मुझे वहां से वो स्ट्रेंथ दी, बिकॉज इट वॉज नॉट माई स्ट्रेंथ, आई वुडेंट हैव डन इट बाय माई सेल्फ। Okay. अभी आपने जब ये बात बोल रहे थे, हमने ये भी बात की थी कि जब आप ऐसे मुंबई से जब ड्रेन हो जाते थे स्टार्टिंग में, टू गो होम, फिर मंदिरों के ऐसे आपके दर्शन होते थे, कैसा फील होता था? मतलब मंदिर जब भी जाते हैं तो वो एक अलग ही एनर्जी फील होती है। कोई भगवान जी जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो? अ, अब मैं हूँ एक्चुअली हनुमान जी से, बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर जो मेरी लाइफ में सब कुछ ऊपर नीचे चल रहा था एंड आई फेल्ट कि यार डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है सही। मेरे पापा भी कहीं ना कहीं ही वाज आल्सो फीलिंग कि यार ये बेचारी बहुत टाइम से ट्राई कर रही है एंड शी हैज़ बिन गोइंग टू एनी एक्सटेंट। मतलब मैं इतनी मेहनत करती थी, सब करती थी, लेकिन मेरा कुछ भी काम होता था ना, वो पूरा नहीं हो पाता था। सो हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटक जाता था। जैसे ये फिल्म का भी चल रहा था बीच में, इस फिल्म का भी ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो 2 साल पहले ना मेरे को नीम करोली बाबा जी के मैं कैची मंदिर गई थी और वहाँ पे मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं जो कॉलेज से, मतलब वो तीनों साथ में थे। तो वो अंकल हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, ओके। तो वो हनुमान जी पे बहुत बिलीव करते। तो अब वो जो नीम करोली बाबा का जो टेम्पल है, वहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, वहाँ के महंत हैं वो। सो मेरे पापा ने उनसे मुझे मिलवाया एंड उन्होंने मुझे मिलके मुझे नीम करोली बाबा जी की एक फोटो दी, उन्होंने मुझे उनका आशीर्वाद वो करके कि बेटा तू ही अपने पास रख हमेशा, और तेरी जो भी तकलीफ है ना, अब बाबा ये सारी तकलीफें अपने ऊपर ले लेंगे और तू अब टेंशन मत ले, तेरे सारे काम बनेंगे। मुझे आज भी याद है वो 2-2.5 साल पहले नथिंग वॉज वर्किंग आउट इन माई लाइफ, एवरीथिंग वॉज ही वाया। बट जिस दिन से मैंने वो फोटो और मेरा नीम करोली बाबा जी से एक कनेक्शन बना, मैं उस दिन हनुमानगढ़ गढ़ी जो वहाँ पे एक मंदिर है, मैं उसी मंदिर में थी
और तब मैंने और मेरे फ्रेंड ने ना हमने एक वीडियो बनाई थी टी सीरीज के लिए। हम वी वर गेटिंग इनटू प्रोडक्शन, हम गाने वाने बनाने वाले थे, तो वो हमने कुछ बना के रखा हुआ था। वो बहुत टाइम से वो चीज़ हो नहीं पा रही थी कि हम डेट पूछ रहे थे, वो रिलीज नहीं हो रहा था, मतलब अड़चन ही आई जा रही थी। मैं उस टेम्पल में हूँ और मैंने उनसे मिली हूँ, उन्होंने मुझे फोटो दी है। 3 मिनट बाद मुझे उसका फ़ोन आता है मेरे फ्रेंड का कि गाना अप्रूव हो गया टी सीरीज से एंड दे हैव गिवन अस द लॉन्च डेट। हम 2 हफ्ते में गाना रिलीज कर रहे हैं। वाह। जो काम 6 महीने से हो ही नहीं रहा था, हम्म। आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं। मैं वहाँ बैठी हूँ, 5 मिनट बाद उन्होंने मुझे बोला है कि वो गाना उन्होंने अप्रूव कर दिया है एंड नाउ वी आर रिलीजिंग दिस सॉन्ग। 2 हफ्ते बाद हमने वो गाना रिलीज किया और बाबा जी उसके बाद मुझे उस आई थिंक उसके बाद ही मुझे हॉन्टेड भी मिली है। ओके। मैं विक्रम सर को मेरा हॉन्टेड का मिलना भी एक अपने आप में, आई टेल यू, इट वाज इन माय डेस्टिनी। नहीं तो ये फिल्म मुझे मिलती ही नहीं। मैं विक्रम सर को मिली थी हॉन्टेड के शूट होने, जब हॉन्टेड स्टार्ट हो रही थी उससे 1 साल पहले, जब मैं ओके। खतरों करने वाली थी। तो हाँ। तब वो कुछ और कोई एक फिल्म बना रहे थे, उसके लिए मैं सर को मिली थी। एंड मैं नॉर्मली सर को मिली थी विद नो एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज मेरा हो गया था। मेरे को था कि नहीं यार, कोई ऐसे चांस नहीं मिलने वाला बॉम्बे में, इट्स नॉट ईजी एंड आई एम अ न्यू पर्सन, आई एम नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। मेरे को नहीं लगता कि मुझे कोई चांस मिलेगा। आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, नहीं होगा ये सब। मैं सर को मिली, मैंने बोला सर आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है सर, नहीं मिलते चांसेस। तो सर ने बोला नहीं मिलते हैं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने सब कुछ करके देख लिया, इट्स वेरी रेयर। आपको छोटे मोटे रोल्स मिल जाएंगे, बट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ लीड इन अ फिल्म, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो उस दिन सर ने ना मेरी बातें सुनी, तो उनको लगा कि यार ये लड़की है जो बहुत सपने लेके आई थी, कहीं ना कहीं अब उसके सपने धीरे धीरे टूट रहे हैं। बिकॉज एक टाइम पे तो हार ही जाता है ना इंसान। आप कब तक आप स्ट्रांग रहोगे? आप हर बार स्ट्रांग रहते हो, हर बार रिजेक्शंस मिलती है, देन यू ब्रेक डाउन, यू फील नहीं होगा कुछ। तो मैं सर को ऐसी मिली थी, तो सर ने बोला नहीं, आई एम मीटिंग यू एंड आई नो यू आर सो टैलेंटेड। मेरे को शौक हो रहा है कि आपको आज तक ये मौका कुछ मिला क्यों नहीं, अच्छा मौका। मैंने कहा नहीं सर, अब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मौका मिलेगा। तो सर ने बोला नहीं, तुम्हें जरूर मौका मिलेगा, तुम हिम्मत मत हारना, बस लड़ती रहो, यू विल गेट अ चांस। ही डिडंट से आई एम गिविंग यू अ चांस, बट ही सेड यू विल गेट अ चांस। बट उन्होंने उस मूवी के लिए मुझे फाइनल किया था, पर वो नहीं हो पाई थी, वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं। तो वो एक भी साल हॉन्टेड था या क्या, किस पे था वो? इट वाज सम अदर प्रोजेक्ट, ओके। हॉन्टेड नहीं था, नहीं कुछ और मतलब उसका जॉनर क्या था? उसका जॉनर थ्रिलर था। ओके ओके। हॉरर नहीं था, पर थ्रिलर था उसका जॉनर। सो 1 साल हो गया उसके बाद मैं तब रॉकी और रानी आई थी आलिया भट्ट की। सो उसमें जो साड़ी वाला लुक था आलिया का, वो बहुत वायरल हुआ था। सो मुझे भी आई गॉट वेरी फैसिनेटेड। मुझे था कि यार मुझे इस लुक में कुछ करना है। तो मैंने पहली बार इंडियन में कुछ एक शूट कराया, नथनी पहन के, और वो सब जो आलिया का लुक था, मैंने वो फोटोशूट किया और मैंने अपने इंस्टा पे डाला। सो उस समय विक्रम सर ने हॉन्टेड की शूट ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी। 3 दिन एक और किसी लड़की के साथ उन्होंने ऑलरेडी शूट भी कर दिया था। सो वन डे ही वाज सिटिंग एंड ही जस्ट स्क्रॉल्ड ऑन द फोन। उनको मेरी फोटो दिखी, क्योंकि उससे पहले तो वो मुझसे 1 साल पहले मिले थे। और सडनली उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला यार चीता भी तो थी, मैं इससे तो नहीं मिला इस चीज के लिए। सडनली उनको कुछ क्लिक हुआ, उनको जो उनकी सुनहरी का कैरेक्टर था वो शायद मुझ में दिखा। तो सर वाज नॉट हैप्पी विद यू नो हुएवर, जो भी वो शूट करे थे, कुछ उनको कहीं से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। देन उन्होंने मुझे फ़ोन किया नेक्स्ट डे कि यू कम। तो जहाँ पे कुछ सेट वेट लग रहा था, वो सब हो रहा था, तो उन्होंने मुझे वहीं पे बुलाया कि तुम आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सो मैं सर के पास गई। सर ने मुझे बताया नहीं था उस समय तक कि ये हॉन्टेड के बारे में बात करें। तो उन्होंने मुझे बोला एक फ़िल्म है, मेरी बहुत बड़ी फ़िल्म है, और मेरा ये बहुत दिल के बहुत क्लोज है ये जो स्टोरी और ये जो रोल है, एंड मुझे लगता है कि यू विल बी परफेक्ट फॉर दिस। सो आर यू अवेलेबल एंड विल यू बी इंटरेस्टेड? मैंने कहा ऑफ कोर्स सर, फिल्म है और आपके साथ आई विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड। मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। कह रहे तो ठीक है, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज इतनी जल्दी मैं मिली हूँ सर से और कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, आपको कल शूट करना है। मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि कुछ सपना टाइप का लग रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं। एंड द सर ने बोला नहीं, मुझे कल से ही शूट स्टार्ट करना है और अभी तुम साइन करो, मुझे तुम्हारे लुक टेस्ट सब कुछ करना पड़ेगा। सो मैंने साइन वाइन किया। मैंने कहा पर सर कहानी क्या है, करना क्या है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। कहता है वो मैं सब तेरे को बताता हूँ, तुम पहले सब कुछ स्टार्ट करो। तो जिस दिन हम शूट करें उसके एक दिन पहले रात को उन्होंने मुझे 10 मिनट का लंबा वॉइस नोट भेजा था, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी नरेट की है हॉन्टेड की।
मेरे को याद है मैंने वो पूरी कहानी सुनी और मुझे पता था मेरे कैरेक्टर का नाम है सुनहरी, तो दिस स्टोरी इज अबाउट सुनहरी। ये सुनहरी की कहानी है कि सुनहरी के साथ क्या होता है, वो एक महल में कैद है, क्या उसकी कहानी है। वो मैंने कहानी सुनी और मेरी आंखों से आंसू आए। मैंने कहा, और मैंने सीधे मेरे बेड के ऊपर बाबा जी की फोटो मैं हमेशा वहां पे रखती हूँ, वही फोटो जो मुझे अंकल ने दी थी। वो फोटो मेरे साथ हर जगह जाती है, मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं शूट करती हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, वो बाबा जी मेरे साथ है। और अंकल ने बोला था एक बार, ये फोटो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये फोटो तुमसे अलग नहीं होगी, ये तुम्हारे साथ होगी और तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स इस फोटो को बता सकते हो। दिस फोटो विल बी देयर, मतलब बाबा जी इज देयर विद यू। मैंने उनको ऊपर देखा, मैंने कहा बाबा जी आपने तो कमाल कर दिया, मतलब आई नाउ बिलीव इन पावर्स एंड आई नाउ बिलीव दैट यू आर देयर, बिकॉज आई वॉज होपलेस इन माई लाइफ एंड सडनली ये हो गया मेरे साथ। उस दिन मैं इतना रोई हूँ, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं जो चाहती थी कि यार लाइफ में एक चांस चाहिए, और मुझे पता था मेरा जो कैरेक्टर है उसमें ऐसे ऐसे सीन्स हैं, ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस है जो बहुत चैलेंजिंग है फॉर अ गर्ल टू प्ले। देयर आर अ लॉट ऑफ शेड्स ऑफ सुनहरी, और मैं लिटरली शेक भी कर रही थी कि मैं कैसे करूँगी। मैंने साइन कर दिया था। जब मैं नेक्स्ट डे फर्स्ट डे शूट पे भी गई हूँ, मुझे लगा था अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी तो आई डोंट थिंक सो ये फिल्म मुझे मिलेगी। अभी तो मेरा एक पहला दिन तो टेस्टिंग पीरियड ही होगा, सर मेरे को देखेंगे अगर मैं अच्छा परफॉर्म करती हूँ कि नहीं। बट कहीं ना मेरे को पता था मुझे ये मौका कितनी मुश्किल से मिला है। सो मुझे पता था मुझे पूरी जान डालनी है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जो लड़की इतनी डरी हुई, सहमी हुई, थोड़ा सा आपको होता है ना रिजेक्शंस के बाद आप थोड़े से हो जाते हो ऐसे, मैं इतनी स्ट्रांग थी ना कि मतलब आई न्यू कि इस कैरेक्टर में मुझे अपना सब कुछ डाल देना है, बिकॉज ये मेरा एक अकलौता चांस है, मुझे नहीं मिलेंगे दोबारा चांस। आई डोंट बिलोंग टू एनी फिल्मी फैमिली, या मेरे पीछे वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मेरे पीछे सिर्फ मेरी मेहनत है, और मुझे ये मौका मिला है तो मुझे इस मौके पे जान डालनी है। तो मैंने अपना वो पहला सीन किया था, वो भी बहुत डिफिकल्ट सीन था, जब वो पहली बार लड़के को मिलती है और नीचे उसे साइन लैंग्वेज में बात करनी, बिकॉज भूत जो है वो अंधा है, तो वो सुन सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता। सो किसी बिजली के शोर या किसी उसमें बात करनी थी, तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था सीन था। पर मैंने जब वो सीन परफॉर्म किया एंड सर का पीछे से आया, चेतना तूने तो कमाल कर दिया भाई, मिल गई मुझे मेरी सुनहरी, एंड ही जस्ट क्लैप्ड। एंड दैट वाज द डे आई एम लाइक ओके, मेरे जो सारे struggles थे, it has come to an end now finally I have something that I can call mine. ग्रेट, वो दिन था और फिर आज का दिन है that yeah, my biggest dream has come to. डैम। आपने जो वो सीन के बारे में बात की, वही सीन है क्या जहाँ वो भूत जाता है और आप लोग बेड के नीचे छुप के रहते हो और यू आर टेलिंग एवरीथिंग? अच्छा, वही सीन फर्स्ट सीन था वो वो आपका? मेरा फर्स्ट सीन था। तो है यार थोड़ा बहुत काफी। खतरनाक सीन था वो, उसमें लड़की को वैसे बात करनी है, और वो जो लैंग्वेज भी है इट्स अ वेरी टिपिकल हिंदी, और आजकल हम नॉर्मल हिंदी बात करते हैं, मोस्टली इंग्लिश में बात करते हैं। यस, सो वो मेरे ग्रह है इसमें होंगे, और वो जो पूरा एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज थी वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था सुनहरी के कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज में आना, जो मुझे सर ने भी बताया था, बिकॉज चेतना इज अ मॉडर्न गर्ल, आज की लड़की है, आज की लड़की की तरह बात करती है। जब मैं सेट पे भी जाती थी तो सर को लगता था तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज टुडे आज की लड़की की है, टू मोल्ड मी इनटू सुनहरी, जो कि एक इतनी सदियों पुराने एक उसमें है, उसका एक अलग कैरेक्टर है, वो बहुत इंडियन लड़की है। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और चुप रहना, सुनहरी इज वेरी क्वाइट इन द फिल्म, वो इशारों में बात करती है, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, जैसे चेतना बहुत बात करती है, यस, बट सुनहरी बात नहीं करती है। सो वो जो डिफ्रेंसिएशन है मेरे और सुनहरी में, वो अपने आप में एक वो था। पर सर मुझे हर बार जब मैं सेट पे जाती थी ना, वो मैं आउटफिट पहनती थी, आधा तो उससे हो जाता था, फिर मैं सर के साथ 5 मिनट बैठती थी ना, सो वो मुझे बना देते थे सुनहरी। ओके, he used to bring that girl out in me every time. एंड आई थिंक उसके बाद फिर मेरी लाइफ में टेम्पटेशन आइलैंड भी हुआ। उस शो ने भी मुझे बहुत हेल्प किया, बिकॉज उस शो ने मुझे बहुत तोड़ दिया था। सो व्हेन आई केम आउट आई वाज वेरी ब्रोकन, मतलब बहुत ऐसे टूट गई थी अंदर से। तो फिर मैं सर को मिली, हमारा नेक्स्ट शेड्यूल स्टार्ट हुआ, तो सर ने मेरी आंखों में देखा कि चेतना कुछ तो हुआ है तेरी आंखों में, मुझे और दर्द दिखाई दे रहा है। मैंने कहा हाँ सर, दर्द तो है। कह रहा है इसको संभाल के रख, इसको सही जगह पे यूज करना। सो अ लॉट ऑफ माय पेन इज कमिंग फ्रॉम माय रियल लाइफ सिचुएशंस आल्सो, दैट पेन व्हिच यू सी इन द फिल्म, ओके, वो भी उन्होंने सही जगह पे यूज कर लिया। सो ही नोज ही नोज। एंड आई कॉल हिम, ही इज जस्ट नॉट अ डायरेक्टर, ही
लिटरली वो आपकी सोल को एक्टिंग कराते हैं, आपकी बॉडी को एक्टिंग नहीं कराते, वो आपके अंदर जो सोल है उसको समझते हैं, उससे एक्टिंग करवाते हैं विक्रम सर। फिल्म में कार्मिक डेथ के बारे में बहुत बात की गई है कि गुड कर्मास बैड कर्मास। आप कर्मा को किस तरीके से देखते हो और फिल्म में कर्मा किस तरीके से दिखाया गया है? फिल्म में ना कर्मा बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है। आई थिंक द मोस्ट इम्पैक्टफुल थिंग अबाउट आवर फिल्म इज द मैसेज। अभी हम रिसेंटली गए थे एक थिएटर में, वहाँ पे हम फैंस से मिले एंड देयर वर कपल ऑफ पीपल, सो देयर वाज दिस लेडी, शी मस्ट बी 45-50, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज़ बोली थी कि आपकी जो फिल्म है ना उसमें एक बहुत प्यारा मैसेज है कि जो कर्मों की सजा है ना वो तो आपको भुगतनी ही पड़ती है। अगर आपने कुछ गलत कर्मा किए हैं तो वो कर्मास आप पे आएंगे ही वापस। Correct. और एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि आई डोंट नो अबाउट पास्ट लाइफ, बट आई डेफिनेटली नो अबाउट वन थिंग कि इस लाइफ में भी हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें मिलता है। मिलता है। तो अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं या हमने किसी के साथ गलत किया ना कहीं वो घूम फिर के आपके ऊपर आता ही है। ये मैंने अपने साथ भी फील किया है कि जब अगर मैं कभी किसी के साथ बुरा करती हूँ ना, बुरा मतलब आप इंटेंशनली किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हो जाता है कि आपने किसी का दिल दुखा दिया या आपकी वजह से कोई हर्ट हो गया। जैसे मुझे बहुत आई डोंट फील गुड अंटिल मैं या तो उस चीज़ को सॉल्व ना कर दूं या मैं उस इंसान के लिए फिर कुछ अच्छा ना कर दूं, मुझे खुद से अच्छा फील नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है ना तो मेरे साथ भी ये होगा गलत, बिकॉज आई हैव टू पे फॉर माई कर्मास। एंड मुझे मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कितनी बार, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, जिन लोगों से कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ है मेरी लाइफ में, आई हैव सीन आगे जाके उन लोग की लाइफ में सिमिलर सिचुएशंस हुई हैं, जो उन्होंने मुझे फील कराया है, कहीं ना कहीं आगे जाके वो उनको भी फील हुआ है। सो आई हैव सीन दैट कि वो आपको एक इक्वल करना ही पड़ता है, वो यूनिवर्स ले लेती है ले बदला। लेता है यूनिवर्स। तो हमारी फिल्म में भी यार इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि जो देव का जो कैरेक्टर है वो वापस आता है, ही कम्स बैक टू दिस लाइफ एंड उसको समझ नहीं आ रहा कि उसकी लाइफ में बिट्रेयल्स क्यों हो रहे हैं, उसको ही बिट्रेयल क्यों झेलना पड़ रहा है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो इंसान भी उसको बिट्रे कर दिया है। सो ही इज ऑल्सो वो भी ढूंढ रहा है अब सवाल कि क्या है जवाब। तब वो सुनहरी से मिलता है, फिर सुनहरी की कहानी अनफोल्ड होती है, तो बाद में फिर उनको पता चलता है कि उन्होंने सुनहरी के साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से सब सब हो हुआ रहा है। है। सो आई फील यार रियल लाइफ में भी यही होता है कहीं ना कहीं। हम लोग जब बहुत एक बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये लिखा होता है हमारे लिए, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी शायद हमें ट्रू। वो मिल रही है सजा। या ना मैंने आपसे जब बात हो रही थी ना मुझे एक क्वेश्चन याद आया। मैं बाकी जब भी पॉडकास्ट करता हूँ ना, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि इंडस्ट्री में ना ब्लैक मैजिक एंड ये सब बहुत होता है। आई मीन बहुत सब्जेक्टिव है, बट ऐसा आपने कभी सुना है कोई केस है किसी पे कि लोग, क्योंकि एक पॉडकास्ट में सैवियो सर नाम है उनका, ही इज़ एन एक्सॉर्सिस्ट, उन्होंने बोला था कि हम अगर कुछ बोलते भी है ना किसी के बारे में गलत, या फिर कि एक फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऑब्जेक्ट लिया और मैंने आपको दिया कि ऐसा, और मेरा इंटेंशन सही नहीं है, सही नहीं था। तो आपको उस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, मे बी इन अ बैड वे। हाँ मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ ब्लैक मैजिक ऐसा कहते हैं। ऐसा कभी आपके यार साथ कुछ मैंने हुआ ना है? ब्लैक मैजिक के बारे में सुना तो बहुत है कि हाँ। इधर से बंगाल में यस या यस उस यस। तरफ ब्लैक मैजिक होता है। एंड आई हैव heard a lot of stories from people, I have not felt it, but from people that कभी किसी के ऊपर अगर किया जाता है ना, सडनली वो इंसान अगर बहुत ग्रो कर रहा है लाइफ में, सडनली उस इंसान की लाइफ में एक स्टे आ जाता है, दे गेट ऑफ द ट्रैक, उनकी यस। तबीयत खराब होने लग जाती है, उनका राइट फोकस नहीं होता है काम पे। सो एंड आई फील इन रियल लाइफ ऑल्सो, लोग कहते हैं ना नजर लगती है, पहले मैं बिलीव नहीं करती थी लेकिन अब मैं बिलीव करती हूँ। एटलीस्ट जब मेरा जो भी काम है, जैसे हॉन्टेड के बारे में भी, आई डिड नॉट टेल दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल। अब मेरी कोई अच्छी चीज़ होती है ना, मैं नहीं शेयर करती हूँ किसी के साथ जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती, बिकॉज एक टाइम ऐसा था मेरा कुछ भी होता था एंड आई एम अ पर्सन, अगर आप मेरे फ्रेंड हो ना तो मैं आपको सब बता दूंगी, आऊंगी, अरे ये हुआ, बिकॉज मुझे क्या लगता है ना कि मेरी इंटेंशन सही है कि तो सामने वाले की भी इंटेंशन सही है। और कभी कभी इंटेंशन सही भी होती है, पर क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे जो मुझे मिल गया, वो शायद उसका इंतजार आप भी कर रहे थे पर आपको नहीं मिला है, तो एक अंदर से वो निकलता है यार इसका हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा है। तो एक वो भी अगर इंटेंशन होती है ना कि यार इसके साथ इतना अच्छा हो गया,
हाय मेरे साथ नहीं हुआ, वो बुरा नहीं चाह रहा है, पर उसको एक वो है कि यार मेरे को क्यों नहीं मिली ये चीज़ इस इंसान को कैसे मिल गई। सो आई फील इवन दैट इमोशन ऑल्सो समटाइम्स गेट्स अगेंस्ट यू, फिर वो काम नहीं हो पाता है। मेरा तो बहुत हुआ है कि मैंने जब जब सबको बता दिया है मेरे किसी भी काम के बारे में, वो चीज़ नहीं होती है। सो नाउ आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ समथिंग कि जब तक कोई चीज़ आपकी हो ना जाए, आप उस चीज़ से निकल ना जाओ, मैं किसी को नहीं बताती। पेरेंट्स को? पेरेंट्स को बताती हूँ। देयर आर ओनली 2 पीपल आई टेल दिस टू, माय मॉम एंड माय डैड। बीच में मैंने अपने मम्मी-पापा को भी बताना छोड़ दिया था। आई विल टेल यू व्हाई। उनका तो ऑफ कोर्स ही दे आर माय पेरेंट्स, उनकी तरफ से तो कभी वो नहीं निकलेगा। बट क्या होता था, मैं पापा को बताती थी, अच्छा पापा मैंने ऑडिशन दिया और मेरा ना इस शो के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हूँ। अब मेरे पापा रोज़ मुझसे पूछते थे क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और वो बेचारे वो भी मेरे साथ जुड़ जाते थे इस प्रोसेस में, फिर होता था कि पापा नहीं हुआ। तो क्या होता था, मैं तो अपने रिजेक्शंस झेल रही हूँ, पर मैं अपने पापा को भी उसके साथ इन्वॉल्व कर रही थी, तो उनका भी दिल टूट रहा था। सो मैंने बताना ही बंद कर दिया। खतरों के खिलाड़ी भी जब हुआ था, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, पापा का बर्थडे था उस दिन। सो मैंने पापा को सीधे मैंने कहा पापा आपका बर्थडे गिफ्ट भेज रही हूँ, आप जरा चेक करो। तो मैंने उनको भेजा, तो कह रहे ये क्या है? मैंने कहा पढ़ो। तो कह रहे खतरों के खिलाड़ी। मैंने कहा हाँ मैं खतरों के खिलाड़ी कर रही हूँ और ये आपका बर्थडे गिफ्ट है, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ शो करूँ। तो मैंने लिटरली उनको तब बताया, क्योंकि क्या होता है ना, जब अगर रिजेक्शंस होंगे, सो मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ बेचारे डिसअपॉइंट हो रहे हैं। वो बेचारे इतने 13-14 साल से वो मेरे साथ मेरी जर्नी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली साथ में ही है, बिकॉज ही दे कैन सी, और उनको भी लगता है कि यार हमारी बेटी का कुछ सही हो जाए। मेरे पापा ने तो भगवान से ये मांगी हुई थी कि वो अब तक बॉम्बे नहीं आए हैं, उन्होंने भगवान से प्रे किया हुआ है कि जब मेरी बेटी का अच्छा हो जाएगा, जब वो प्रॉपरली सेटल हो जाएगी ना, तभी मैं बॉम्बे आऊंगा। तो अभी वो आए कि नहीं? इस बार वो बेचारे बहुत आना चाहते थे, बिकॉज मैंने बोला पापा अब तो मैं हीरोइन बन गई, अब तो मेरी फिल्म आ रही है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, शी गॉट डायग्नोज विद लिवर सिरोसिस। तो 6 महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टर्ब थे। सो पापा उनको छोड़ के आ नहीं पाए। सो ऑन माई प्रीमियर डे आई रियली मिस्ड माई पेरेंट्स। मतलब मुझे दिल से इतना वो लग रहा था, मैं ढूंढ रही थी कि अगर वो मेरे साथ होते ना, तो आज वो सब देख के इतने खुश होते, बट आ नहीं पाए थे वो। पर जिस दिन ही मेरा प्रीमियर हुआ है, उस दिन मेरे पापा नीम करोली बाबा के टेम्पल गए थे और उन्होंने मेरे लिए वहाँ पे प्रे किया था। और आप एक और चीज़ आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा फ़ोन वहाँ पे है, मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ प्लीज कैन यू? सो मेरे पापा ने हमारे रिलीज के पहले, हाँ एंड मैंने आपको बताया बाबा जी से मेरा कनेक्शन किस लेवल पे स्ट्रांग हो चुका है। मतलब आई फील नीम करोली बाबा जी ने जब से मतलब मुझे साथ में मेरे को गाइड करना स्टार्ट किया है, माई लाइफ हैज चेंज और मिरेकल्स हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे पापा ने मुझे हमारे रिलीज से पहले एक ये फोटो भेजी थी, और रिलीज के एक दिन पहले मैं इंटरव्यू दे रही थी, मेरे पापा ने बोला ये फोटो देख और Okay. पढ़ क्या लिखा है इसमें। बस 12 जून तक का इंतजार कर, तेरी जिंदगी में कोई चमत्कार हो सकता है जो सोच के पार हो। बाबा पर भरोसा रख, राम राम लिख और इसे फैला दे। इफ यू कैन कैच दिस वाज, ये मेरे पापा ने मुझे मेरे रिलीज से एक दिन पहले भेजा है। और 12 और जून को उसके ही 12 जून के बाद हॉन्टेड जैसी फिल्म, जो सबको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा इस फिल्म का, इट इज सच अ लाइक अंडरडॉग फिल्म है, क्या ही परफॉर्म कर पाएगी, इतने ट्रोलिंग मिली है हम लोग को, और उस फिल्म ने कमाल कर दिया। सो ये, और मैंने जब ये हमारी फिल्म के अच्छे वो आने लग गए नंबर्स एंड ऑल, सो मैंने ये अपने ग्रुप में भी भेजा था, जहाँ पे हम सब हैं, विक्रम सर हैं, सारे लोग जो वी ऑल आर टुगेदर डूइंग दिस। सो मैंने उसमें भी भेजा, तो विक्रम सर ने भी मुझे मैसेज किया, राम राम लिखो, इट्स बाबाज ब्लेसिंग। मैंने कहा सर आप टेंशन मत लो, our film is going to be unstoppable, because हमारी फिल्म ने भी बहुत कुछ सहा है, and all of us in our lives, and I think this was our time, but this was magical to me। और पापा कहते हैं मैंने देखा और मेरे को लगा बाबा तेरे को मैसेज देना चाहते हैं, उन्होंने तुरंत मुझे फॉरवर्ड किया, कहते हैं अब तू टेंशन मत ले, सब सही होगा। सी आप कर्मा, देखो कर्मा कर्मा ही है ना, गुड कर्मा कर्मा ही एट द है। एंड आ गया। सो आई थिंक हम इसे एंड करते हैं अपने सेशन को विद द लास्ट रैपिड फायर राउंड। ओके ओके रैपिड फायर। यस, ये थोड़ा स्पूकी रैपिड फायर होगा। ओके घोस्ट या डीमंस? demons, व्हाई डीमंस? it just sounds very fascinating, ओके कुछ एक्साइटिंग लगता है मुझे। मेरे को है एक्साइटमेंट टू रियली अंडरस्टैंड, टू रियली फाइंड आउट कि क्या है उनकी दुनिया की कहानी। और घोस्ट के लिए आप जानना चाहोगे? घोस्ट तो मैंने शायद फील कर लिया लिया है, ना? मुझे डीमंस, आई वांट टू नो डीमंस यू नाउ। नो मोर अबाउट डीमंस। Demons. ओके, पोजेस्ड डॉल या फिर कर्स्ड ऑब्जेक्ट? possessed doll। क्योंकि
मजा आएगा। हाँ, क्योंकि सडनली आपको डॉल पड़ी है एंड यू नो देयर आर सम मोमेंट्स हैपनिंग एंड कुछ हो रहा है, सो इट विल बी क्वाइट स्पूकी टू अंडरस्टैंड। नाइस, ओके। उस समय शायद मैं भाग जाऊं, लेकिन अभी मुझे सोच के अभी हाँ एक्साइटिंग लग रहा एक्साइटिंग है। लग रहा है, करेक्ट। वैम्पायर या वेयरवुल्व्स? Vampires. ऑफ I कोर्स। was in love with the vampire anyways in my Yeah. show Fana, so you Fun, can yes, understand. yes. ठीक है, मुकेश मिल या इंपीरियल पैलेस ऑफ आर्य कॉलोनी? मुकेश मिल या इम्पीरियल पैलेस? ऑफ आर्य कॉलोनी। यार इम्पीरियल पैलेस तो मैं गई हूँ, वहां पे कुछ इतना मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, सो द मुकेश अदर मिल्स। वन मुकेश। हाँ, इंपीरियल पैलेस में कुछ नहीं, बट वो कुछ तो नहीं है। बंद कर दिया है। हाँ, वो बंद कर दिया, पता नहीं क्यों, मे बी वहां पे कुछ बिजनेस नहीं हो पा रहा होगा इन दैट हाँ, वे। ओके। इट मस्ट नॉट बी मेकिंग मनी, बट ऐसा स्पूकी नहीं है वहां पे बट कुछ। वहाँ पे ऐसा कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर जाने अलाउड नहीं है, सब कुछ हाँ। बंद किया हुआ है। आए रात चले में। क्या एक बार, मजे मैं आएंगे। गया। जस्ट डू वन एपिसोड We देयर, can, we जाके can. देखते हैं कि कुछ है कि नहीं है। स्पिरिट्स या एलियंस? स्पिरिट्स। एलियंस नहीं। यार aliens doesn't excite me that much. I know aliens are there, but मुझे spirits में ज़्यादा excitement है। ओके, सबसे क्रीपी टाइम 3 AM या फिर 12 AM? 3 AM. ओके, 3 AM is very spooky. यस, ओके। कोई एक चीज जो आज भी आपको जेन्युइनली उसको सुन के या देख कर डर लगता है? कहानियाँ, आई थिंक मेरे पापा और मेरे दादाजी तो अब नहीं हैं, लेकिन कोई अपना आपको जब कुछ कहानियाँ बताता है ना, तो वो बहुत एक्साइटिंग लगते हैं, बिकॉज उन लोगों ने उस चीज़ को फील किया है। अगर आपके सामने एक स्पिरिट आ जाए तो आप उससे क्या सवाल पूछोगे? अगर मेरे सामने कोई स्पिरिट आ जाए तो मैं उससे वो पूछूंगी कि आपकी दुनिया में क्या क्या चल रहा है, वहाँ की गॉसिप्स बताइए। अगर वो गुस्सा होगा तो गुस्सा होगा तो कोई बात नहीं, मना लेंगे, मना लोगे? मना लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच चेतना पांडे फॉर कमिंग टू आवर शो। आई थिंक जिस तरीके से हॉन्टेड लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, मैंने रिव्यूज़ भी देखे, बहुत लोगों को अच्छी लगी, एंड एट द एंड इट्स विक्रम भट्ट्स फिल्म, तो ऑफ कोर्स हम सब उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। आई थिंक उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है कि एक होता है ना कि टेस्ट क्या होता है हॉरर का, वो हमें विक्रम भट्ट सर से मिलता है। हाँ। बीट, जैसे आपने बोला, हॉन्टेड मुझे भी बहुत पसंद है। 1920, राज, हम सबका कल्ट हॉरर फिल्म। हाँ, वो उसमें हॉन्टेड में कितना अच्छा सीन था ना, जब वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बिकॉज हमें बचपन से यही हमारे हमारे बिलीफ है ये कि अगर कुछ ऐसा सुपर होता है तो हनुमान चालीसा इज वन ऑफ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्रास दैट वी हैव। तो जब मुझे डर लगता है, मैं भी हनुमान चालीसा ही पढ़ती हूँ। मेरा बचपन से ये है कि अगर कभी भी डर लग रहा है अजीब सा, मेरे पापा भी कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ लो, सब डर भाग जाएगा। सो आई थिंक वो जो हमारे स्पिरिचुअल रूट्स हैं, ही हिमसेल्फ इज कनेक्टेड। उनके पास कितनी स्टोरीज हैं ऐसी, बिकॉज ही लिटरली कनेक्ट्स टू दैट स्पेस, तो दैट्स व्हाई उनको ये सब फिल्में बनाने में मजा आता है। दैट्स व्हाई ही आल्सो टोल्ड मी कि जब मैं बचपन से ही महाभारत, कृष्ण पुराण पढ़ रहा हूँ और बहुत सारी इतनी सारी हमारी कहानियां हैं, मैं भगवान को भी मानता हूँ, इसलिए भूत पे भी बना हाँ, पाता हूँ। और वो क्या है ना, वो हमारी जितनी भी पुरानी माइथोलॉजी है, जैसे हमारा जो ये भी हॉन्टेड की स्टोरी है, वो बहुत कनेक्टेड है टू आवर कल्चर। इट्स नॉट Yes. समथिंग विच इज टुडेज, एंड ये हमारे ना वो कल्चर से कनेक्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई जो हमारी नॉर्मल ऑडियंस है वो उनसे बहुत कनेक्ट करती है। मे बी इट्स नॉट लाइक हम जो आज की जनरेशन है जो ऑब्सेशन देख रही है, जो बाकी सारी फिल्मों को देख के वो हो रही है, शायद उन लोग को इतनी समझ ना आएंगे ये फिल्म्स, लेकिन जो नॉर्मल जनता है, जो 80% जनता है हमारे हिंदुस्तान की, उनको आज भी ये कहानियाँ पसंद हैं। उनको हमारी ऑथेंटिक हॉरर स्टोरीज पसंद है। दैट्स व्हाई आवर ऑडियंस इज दैट्स व्हाई पीपल आर गिविंग अस सो मच लव। True. That's why everybody is going and watching the film. So yeah, if you haven't, just go and watch Haunted 3D. It's near your theaters, and yeah, Please go and watch Haunted 3D. बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है और मेरा पहला मौका है। अगर आपका प्यार मिलेगा तो मुझे आगे भी मौके मिलते रहेंगे, एंड प्लीज़ जाके देखिए। आप ज़्यादा VFX और AI पे ध्यान मत दीजिए, उसकी स्टोरी में ध्यान दीजिए, तो आपको डेफिनेटली उसकी ब्यूटीफुल जो कहानी है वो आपको ज़रूर कनेक्ट करेगी। थैंक यू। thank you.